हेलो एवरीवन, मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी टॉपिक। एलर्जी के बारे में कितने प्रकार की एलर्जी होती है, टाइप ऑफ एलर्जीज, कौन कौन सी इसके सिम्टम्स होते हैं और इसके कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है और ये अपनी बॉडी में कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एलर्जी होती है, तो एलर्जी किसे कहते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन है, एक कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम इज रिएक्ट अब नॉर्मली टू फॉरेन सब्सटेंस। अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है, जो भी बाहर से अपनी बॉडी के अंदर जाता है वो फॉरेन होगा बॉडी के लिए, ठीक है ना, वो फॉरेन सब्सटेंस होगा, ठीक है। अगर वो अंदर जाता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है और उसको मारने का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन एलर्जी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एलर्जी कि कितने प्रकार की एलर्जी होती है। एक होती है ड्रग्स एलर्जी, मतलब कोई ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं उससे एलर्जी हो सकती है। फूड एलर्जी, मतलब कोई खाना खा रहे हैं तो उससे एलर्जी हो सकती है आपको, ठीक है ना। एनिमल एलर्जी, जैसे कि कोई एनिमल को टच किया तो स्किन से एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा आप अगर कॉकरोच वगैरह, किसी ने कीड़े वगैरह ने काट लिया, इंसेक्ट वगैरह ने काट लिया, ठीक है ना, तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा डस्ट वगैरह से, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मील वगैरह होती है, पॉल्यूशन में होती है, तो पॉल्यूशन एलर्जी भी हो सकती है, पॉल्यूशन वगैरह से, डस्ट वगैरह से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रबर से एलर्जी, मतलब लेटेक्स होते हैं, लेटेक्स होती है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं कॉन्डम्स की, जो ड्यूरेक्स के कॉन्डम्स आते हैं अलग अलग कंपनियों उसके, उसमें जो रबर की बनी होती है उससे आपको पेनिस के अंदर एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारी बॉडी के आपके अंदर जो भी रबर की चीज़ यूज़ कर रहे हैं पेन के, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये होती है एलर्जी के टाइप्स। उसके अलावा एक पोल्यूशन एलर्जी भी हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर आपको एलर्जी होगी तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो सबसे पहले आती है शरीर के अंदर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, इचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, छींक आना, मतलब स्नेचिंग, छींक आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में रनी नोज, मतलब नाक बहता है आपका, ठीक है। उसके बाद रेड आई, पूरी पूरी आई क्या होती है, रेड होती है एलर्जी के अंदर। वाटरी आई, मतलब जब एलर्जी होती है तो बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आता है, ठीक है। उसके बाद में रेसेस, मतलब चकते हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्किन के ऊपर चकते हो जाते हैं, वहां पे क्या आती है, आसपास खुजली आती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्वेलिंग, मतलब सूज जाती है बॉडी एलर्जी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होती है, जो हिस्टामिन रिलीज होती है उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, जो ब्रोंकस होता है, ठीक है ना, जो ब्रोंकिया होता है वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन कर लेता है। अब कॉन्स्ट्रक्शन हो गया स्मूथ मसल, तो सांस लेने में पेशेंट को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये होते हैं इसके। अब अपन देखते हैं कि जब कोई पेशेंट है वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, मतलब फर्स्ट टाइम किसी भी डस्ट वगैरह से या किसी पोल वगैरह से, मतलब ग्रास वगैरह से, घास वगैरह से, या किसी खेत में गया ट्री वगैरह से, ठीक है ना, पेड़ वगैरह से वो एक्सपोज हुआ, और उसमें जो डस्ट थी वो कहाँ चली गई, उसकी श्वसन क्रिया के अंदर। वो पोलन एंटीजन चलेगी उसकी बॉडी के अंदर। जब वो एंटीजन बॉडी के अंदर जाते हैं तो अंदर एक सेल होती है जिसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो क्या करती है, उसको एंटीजन आता है उसको पकड़ती है, उसको पहचानने का काम करती है, मतलब सीआईडी का काम करती है। वो क्या करती है, एक सीआईडी का काम करती है, वो पहचानती है और वो इम्यून सिस्टम को बोलती है कि अपने शरीर में कोई दूसरा आ गया है। तो वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, वो हेल्प मांगता है। तो टी सेल से, टी एच टू हेल्पर सेल होती है, ठीक है ना, हेल्पर सेल टू होती है, उससे वो टी सेल से हेल्प मांगता है। तो टी सेल क्या रिलीज करती है, इंटरलुकिंग, ठीक है ना, वो क्या रिलीज करती है, इंटरलॉकिंग 4 रिलीज करती है। जब इंटरलॉकिंग 4 रिलीज होता है तो उसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, जिसे बोलते हैं आईजीई। जो बी सेल बनती है, बी सेल से क्या बनती है, एंटीबॉडी आईजीई बनती है। अब जो एंटीबॉडी आईजीई है ना, वो ये वाली मास सेल है, ठीक है ना। इस मास सेल पे वो क्या आ जाएगी, अटैच हो जाएगी। फर्स्ट टाइम एक्सपोज है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी क्या होती है, अटैच टू द मास सेल, और मास सेल है ये वाले अपनी मास सेल होती है, ठीक है ना। इसके अंदर हिस्टामिन भरा होता है फुल, ठीक है। तो ये मास सेल के अंदर स्टेबलाइज हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात अब होती है जब सेकेंड टाइम एक्सपोज होता है। जब सेकेंड टाइम आप जाते हो तब एक्सपोज होता है, तब क्या करती है, जो पोलन बॉडीज होती है, ठीक है ना, जो भी एंटीबॉडीज होती है चिपकी होती है मास सेल से, वो क्या कर देती है, फट जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये फट गई और ये हिस्टामिन क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब जब हिस्टामिन सेकेंड टाइम एक्सपोज हुआ तब क्या हो गया, हिस्टामिन क्या हो गया, रिलीज हो गया। हिस्टामिन रिलीज होते ही क्या होगा, वेसो डायलेशन, मतलब जो वसल्स है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फूलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो स्मूथ मसल्स है ब्रोंकस के अंदर है अपनी, ठीक है, ट्रैकिया ब्रोंकस के अंदर स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पेशेंट को क्या हो जाएगा,
सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसलिए अपन देते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, ठीक है ना। ज़्यादातर में हिस्टामिन रिलीज होती है और हिस्टामिन की वजह से ये काम होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत है, इचिंग, सब कुछ हिस्टामिन की वजह से ज़्यादातर होते हैं, और इसकी वजह से हम एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना। इसलिए पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देते हैं। तो लेट्स को भी स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एंटीबॉडी बनती है और कौन सी एंटीबॉडी बनती है एलर्जी के अंदर, आईजीई। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, आईजीई, ठीक है ना। और कौन बनाएगा, बी सेल बनाएगा, किसकी सहायता से, टी सेल की हेल्पर सहायता से, ठीक है ना, हेल्प की सहायता से बनाएगा, अकेला नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के बारे में, फर्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है सीट्रीजन, ठीक है ना। ये भी एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन से बात कर सकते हैं। यूजेस की बात करें तो इसे हम यूज ले सकते हैं इचिंग में, मतलब खुजली आ रही है शरीर पे अगर, ठीक है ना, ग्रास वगैरह से कहीं पे गए अपन, ठीक है ना, दोबड़ी वगैरह में बैठे तो वहां पे खुजली आने लग गई, मतलब उसके बाद में क्या होता है, वाटरी आई, रनी नोज, डस्ट, ठीक है ना, डस्ट एलर्जी, ठीक है। तो इसमें हो गया आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, डस्ट एलर्जी हो गई, एनिमल मतलब कॉकरोच वगैरह, मोल्ड्स वगैरह, ठीक है ना, उसने काट दिया। तो इसके लिए अपन क्या देते हैं, इसको मेडिसिन दे देते हैं सीट्रीजन, इनको यूज में ले सकते हैं। डोसेज की बात करें तो 10 mg होती है और दिन में एक बार ले सकते हैं आप, ठीक है। तो एलर्जी हो तभी ले सकते हैं, नहीं तो इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एलर्जी है तभी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है सीट्रीजन, अच्छी दवाई है और आपको मार्केट में मिल जाएगी सीट्रीजन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से बहुत इजीली, ठीक है। 10 mg की होती है दिन में लिवोसिट्रीजन, ठीक है ना। जो लिवोसिट्रीजन होती है उसका यूजेस की बात करें, कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं, तो उसको ले सकते हैं, छींक आ रही है, स्नेचिंग हो रही है, तो अगर रेडनेस है, मतलब कि अगर त्वचा के अंदर रेड रेड है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, रनी नोज, मतलब नाक से पानी आ रहा है, तो इन तीनों चीज़ों हो रही है एलर्जी की वजह से, तो आप ये लियो सिटीजन ले सकते हैं। लियो सिटीजन लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि स्लीप आना, मतलब नींद सी लगती है आपको, और चक्कर आना भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है ना। डोसेज की बात करें तो दिन में एक बार लेनी होती है और 5 mg होती है दिन में एक बार, ये होती है लियो सिट्रीजन 5 mg की टेबलेट, ठीक है। तो ये आप एलर्जी के अंदर ले सकते हो। अगली जो मेडिसिन होती है उसका नाम है क्लोरोफेनरामाइन, ठीक है ना, उसका नाम है क्लोरोफेनरामाइन, ठीक है। यूजेस की बात करें तो इचिंग में ले सकते हैं, मतलब अगर खुजली आ रही है तो, रनी नोज मतलब नाक से पानी आ रहा है तो, स्नेचिंग मतलब अगर छींक आ रही है तो। उसके अलावा हम ले सकते हैं क्लोरोफेनरामाइन, ये वाली मेडिसिन होती है, 4 mg की होती है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो इचिंग वगैरह आ रही है, खुजली वगैरह आ रही है त्वचा के अंदर तो ले सकते हैं। उसके बाद में रनी नोज है, मतलब नाक से अगर पानी आ रहा है तो ले सकते हैं। स्नेचिंग है, मतलब अगर छींक आ रही है तो ले सकते हैं। इसे लेने से थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, जैसे कि नींद आ सकती है आपको, ठीक है। उसके अलावा चक्कर भी आ सकते हैं, मतलब डीजी भी हो सकता है, आप डिजीनेस फील हो सकती है। उसके अलावा आपको ड्राई माउथ, मतलब माउथ में थोड़ा सूखा सूखा लगेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, सूख जाएगा मुंह मुंह, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोसेज की, तो 4 mg दिन में एक बार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है क्लोरोफेनरामाइन, 4 mg की टेबलेट होती है, दिन में एक बार ले सकते हैं और इन एलर्जी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। अगली मेडिसिन है अपनी, उसका नाम है मोन्टेलुकास। मोन्टेलुकास अलग भी आती है या मोन्टेलुकास के साथ साथ में लिवोसिट्रेजिन भी एडेड होती है, ठीक है ना। इसका यूजेस की बात करें तो अगर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है, आपने कहीं सफाई वफाई की, उसकी वजह से, डस्ट की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप मोन्टेलुकास ले सकते हैं, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत सेफ दवाई है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी दिक्कत है तो वहां पे भी आप ले सकते हैं मोन्टेलुकास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रनी नोज, नाक से पानी आ रहा है तब ले सकते हैं, या स्नेचिंग मतलब छींक आ रही है तब ले सकते हैं, या फिर आर्टिक एरिया चकते हो रहे हैं शरीर के ऊपर, ठीक है ना, बड़े बड़े रेसेस हो रहे हैं, तो वहां पे अपन इसे यूज ले सकते हैं मोन्टेलुकास। यूजेस की बात करें तो 5 mg लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं, ठीक है। ये होती है, इसमें एक होती है जो चर्मिंग होती है, मतलब कि आप चबा के ले सकते हैं, उसे मुंह के अंदर रखते हैं तो वो डिजोल्व हो जाती है, और एक होती है वो ओरली सीधे पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है मोन्टेलुकास। ये होती है फेनरामाइन, मेलेट होती है जिसे हम एविल के नाम से जानते हैं, 25 mg की होती है एविल 25 mg की होती है, दिन में एक बार लेनी होती है। इसमें भी अपन क्या करते हैं, स्किन पे अगर रैशेस हो गए हैं तो, या फिर इचिंग हो गई है तो, या फिर बात करते हैं रनिंग हो जाए तो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इंसेक्ट ने काट लिया है तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, इसे बोलते हैं एविल। ये इससे क्या होता है कि आपको एलर्जी वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब जो अगली हमारी मेडिसिन है उसका नाम है लोराटाडीन। लोराटाडीन का यूज की बात करें तो एलर्जी पोलर,
मतलब कि अगर आप ग्रास वगैरह है, ठीक है ना, आप वीड्स वगैरह है, आप ट्री वगैरह, आप खेत वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एलर्जी होती है आपको। उसकी वजह से कोई एलर्जी है तो ये यूज़ ले सकते हैं। उसके अलावा कोई डस्ट है, आपने साफ सफाई की घर को, तो उसकी वजह से आपको एलर्जी हो गई है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वहाँ पे भी इसको लोराटिडिन को यूज ले सकते हैं। उसके बाद में एयर सब्सटेंस, कोई भी एयर के अंदर सब्सटेंस हो, जैसे कि लेड वगैरह भी यूज ले सकते हैं आप, ठीक है, तो लेड वगैरह में यूज ले सकते हैं, उसमें भी क्या होती है, पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्निचिंग में, और एक बात करते हैं रनी नोज के अंदर। तो इन चीज़ों के अंदर आप इसको यूज ले सकते हैं। डोज की बात करें तो 10 mg होती है, दिन में एक बार लेना होता है। ये ऐसी मेडिसिन दिखेगी आपको और मेडिकल में आसानी से आपको मिल जाएगी। अब हमारी अगली मेडिसिन है, उसका नाम है डिस्लोराटाडाइन बोल सकते हैं, ठीक है। है फीवर, मतलब सीजनल फीवर के अंदर यूज ले सकते हैं। 5 mg की मेडिसिन होती है, दिन में एक बार लेनी होती है, ठीक है। उसके अलावा रेनिनोज में ले सकते हैं, स्नेचिंग अगर छींक आ रहे तो, आर्टिकेरिया मतलब चकते हो रहे तो। और साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको लेने के बाद में थोड़ी सी नींद आने की दिक्कत हो सकती है आपको, या फिर चक्कर आना भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत होगी नहीं, और आप इसको आसानी से ले सकते हैं एलर्जी कंडीशन के। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, और आपको ऐसा कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं।